कहानी की शुरुआत निकू नाम के एक व्यक्ति से होती है जो एक पुल पार कर रहा है। अचानक अजय नाम का एक योद्धा उसका रास्ता रोक लेता है और वहीं उसकी यात्रा थम जाती है। इसके बाद जेनिसन या संक्षेप में यांसी का परिचय कराया जाता है, जिसे उस युग का सबसे खतरनाक हत्यारा कहा जाता था। वो असल में यांसी ही था। वो योद्धा अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने आया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी हत्या यांसी ने की थी। इसी वजह से उसने यांसी का रास्ता रोका था। क्रोध से भरकर उस योद्धा ने यांसी से पूछा कि उसे इस हत्या का आदेश किसने दिया था, लेकिन एक पेशेवर हत्यारा होने के नाते यांसी ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने योद्धा को और अधिक क्रोधित कर दिया और दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। उनके बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। चूंकि यांसी घातक युद्ध कलाओं के लिए जाना जाने वाला एक अत्यंत कुशल हत्यारा था, इसलिए उसने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। युद्ध के बाद यांसी ने अपनी यात्रा जारी रखी और रास्ते में उसकी मुलाकात सुआई किम नाम के एक अन्य योद्धा और उसकी साथी छूटी से हुई। इस मुलाकात के दौरान छूटी ने अपने ही प्रेमी की हत्या करने के लिए यांसी को भारी धनराशि का लालच देकर धोखा देने का प्रस्ताव दिया। उसने यांसी को याद दिलाया कि वो कभी अपने साथी से कितना प्यार करती थी, लेकिन शादी के दिन उसे किस तरह अकेला छोड़कर उसके साथ क्रूर व्यवहार किया गया था। अचानक उसे याद आया कि उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया था। हालांकि वो दिल का दर्द और पीड़ा सह सकती थी, लेकिन वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सुप्रीम स्वॉर्ड स्कूल के तीसरे उस्ताद शिओपोंग ही उसके प्रेमी निकले। जैसे ही यांसी ने शिओपोंग का नाम सुना, उसने छूटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यांसी ने समझाया कि मार्शल आर्ट की दुनिया में उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी शिओपोंग है और किसी अन्य के हस्तक्षेप के बिना वो उसे अपनी शर्तों पर मारना चाहता है। इस इनकार ने छूटी को आग बबूला कर दिया। उसने तुरंत यांसी पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके बीच काफी तीखी झड़प हुई। यांसी ने आसानी से उस पर काबू पा लिया, लेकिन उसका इरादा उसे मारने का नहीं था, इसलिए वो अपने रास्ते आगे बढ़ गया। अगले दिन शिओपोंग को चुनौती देने के इरादे से यांसी सुप्रीम स्वॉर्ड स्कूल के मुख्यालय पहुंचा, लेकिन वहां शिओपोंग के पिता मास्टर सुई ने उसे बताया कि उनका बेटा 1 महीने से भी अधिक समय से लापता है। इस खबर ने यांसी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। निराशा और गुस्से से भरकर यांसी ने वहां रखे एक ताबूत पर शिओपोंग का नाम लिख दिया। उसने वहां रखी चीजों को तोड़कर अपना गुस्सा निकाला और इस हरकत को उनके स्कूल का अपमान माना गया। वहां के छात्रों और शिक्षकों ने एकजुट होकर उस पर बर्बरता से हमला कर दिया, लेकिन यांसी पीछे नहीं हटा और डटकर मुकाबला किया। लड़ाई के दौरान मास्टर सुई यांसी के असाधारण और अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर हैरान रह गए। आखिरकार मास्टर ने यांसी के दर्द को समझते हुए सभी को लड़ाई रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक सच्चे योद्धा के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी को खोना जीवन के मूल उद्देश्य को खो देने जैसा है। बातचीत के दौरान यांसी ने अचानक खून की उल्टी की और उसे एहसास हुआ कि वो एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। गहरी निराशा में डूबकर यांसी वहां से चला गया। 10 साल की उम्र से ही उसने शिओपोंग को हराकर एक महान योद्धा बनने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया था। अब वो सपना टूट चुका था। कोई उम्मीद न देखकर यांसी को लगा कि मार्शल आर्ट की दुनिया में अब कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा है, इसलिए उसने अपनी तलवार त्याग कर संन्यास लेने का फैसला किया। उसने अपना मन बना लिया, लेकिन दूसरी तरफ शिओपोंग की मौत की खबर सुनकर छूटी पूरी तरह टूट गई। गहरे शोक में उसने अपने वफादार गार्ड याइंग को अपनी सेविका हेलिम से शादी करने का आदेश दिया। उसने ऐसा जानबूझकर किया ताकि याइंग को उसकी तरह एक तरफा प्यार का दर्द न सहना पड़े। लेकिन याइंग ने खुले तौर पर कहा कि वो अभी भी छूटी से प्यार करता है और उसने इस फैसले को सीधे खारिज कर दिया। शिओपोंग के प्यार में अंधी हो चुकी छूटी ने उसे क्रूरता से दूर धकेल दिया, जिससे याइंग का दिल टूट गया। छूटी के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा साबित करने के लिए उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने वहीं अपनी सेविका हेलिम की हत्या कर दी। इसी बीच एक अन्य स्थान पर एक शराबी युवक वेश्यालय पहुंचता है। वहां का मालिक उसे एक अमीर व्यापारी समझकर उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उस युवक के पास न तो पैसे हैं और न ही कोई नाम। जब युवक ने ये बात स्वीकार की तो मालिक और भी हैरान हुआ और उसने उसे एक नाम दिया। 4 दिन बाद देर से भुगतान करने के कर्ज को चुकाने के लिए मालिक ने उसे वहां एक मजदूर के रूप में काम करने पर मजबूर कर दिया। उधर यांसी ने एक वैद्य से इलाज कराया और एक पहाड़ी इलाके की यात्रा की। वैद्य ने समझाया कि यांसी की यह हालत अत्यधिक परिश्रम का परिणाम है, जिसने उसकी रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाया है और उसके शरीर के आंतरिक ऊर्जा प्रवाह को बिगाड़ दिया है। बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वैद्य के इस ऐलान ने यांसी को गहरा झटका दिया। उसे एहसास हुआ कि मौत किसी भी क्षण आ सकती है। हालांकि कोई इलाज नहीं था, फिर भी वैद्य ने उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कुछ दवाइयां दी और बचे हुए दिनों का पूरा आनंद लेने की सलाह दी। अपने अंतिम समय को करीब देखकर यांसी ने अपने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी।
दूसरी ओर उसी वेश्यालय में मिया नाम की एक महिला अपनी सेवाएं देने के बदले 2 पुरुषों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो हंगामा शुरू हो गया। इस सब विश्रृंखला के बीच एनसी नाम का एक युवक मामले को सुलझाने के लिए आगे आया। तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। जो लोग हंगामा कर रहे थे वे उस युवक पर बार बार वार करते रहे, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरा। उसकी ये अद्भुत सहन शक्ति देखकर उन दोनों पुरुषों ने तुरंत उसका हिसाब चुकता किया और वहां से 9-2-11 हो गए। अगले दिन उस महिला ने उसका नाम जाने बिना भी उसके जख्मों का इलाज किया और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो एक अच्छा इंसान है। उसने उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। अगले दिन एनसी बाहर गया और ये सोचकर कि उसका जीवन व्यर्थ है, उसने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। सौभाग्य से मियावुसु नाम के एक दयालु व्यक्ति ने ये देख लिया और उसे रोक लिया। सच्चे शब्दों से उसने एनसी को सांत्वना दी और उसे समझाया कि आत्महत्या कितनी बड़ी भूल है। उसका ध्यान भटकाने के लिए मियावुसु ने उसे अपने साथ काम करने का न्योता दिया। हालांकि काम सिर्फ बागवानी का था, फिर भी दोनों ने खुशी और सादगी से काम किया। काम के बाद मियावुसु एनसी को अपनी मां से मिलाने घर ले गया। वृद्ध मां एनसी का स्वागत करके बहुत खुश हुई। लोग कहते थे कि एनसी इतना सुंदर है कि ये विश्वास करना मुश्किल था कि वो उनका बेटा है। बाद में सादा भोजन करते समय मियावुसु ने जिक्र किया कि उसकी एक छोटी बहन है जो शहर में काम करती है और महीने में केवल एक बार घर आती है। एनसी ये सब ध्यान से सुन रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ उसी वेश्यालय में मिया को एक हिंसक व्यक्ति ने बेरहमी से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका और वो अपने घर भाग गई। वहीं एक चौंकाने वाला सच सामने आया। मिया असल में मियावुसु की ही छोटी बहन थी। अगली सुबह जब एनसी ने उसकी चोटों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने उस भयानक जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और एक नई शुरुआत करने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए हैं। वेश्यालय का मालिक अपनी सबसे कीमती संपत्ति मिया को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो निडर थी। इसलिए उसने मिया को जबरदस्ती पकड़ लाने के लिए अपने गुंडों को भेजा। उस दिन जब मिया और उसका परिवार बाजार में थे तो गुंडे आ पहुंचे और उसे छीनने की कोशिश करने लगे। उसकी रक्षा के लिए एनसी और मियावुसु उन गुंडों से भिड़ गए। लड़ाई के दौरान उस इलाके का मकान मालिक उन गुंडों में से एक ने एनसी का चेहरा पहचान लिया और देखते ही देखते उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसी पल मौत का सामना करने को तैयार यांसी अपना बनाया हुआ एक हथियार लेकर वहां से गुजर रहा था। यांसी और एनसी को एक साथ देखकर गुंडों का सरदार इतना डर गया कि उसका नियंत्रण छूट गया और वो भाग खड़ा हुआ। ग्रामीणों ने सोचा कि वे यांसी को देखकर डर गए हैं। वे यांसी को कोई महान उस्ताद मानने लगे जो हमेशा डाकुओं को सबक सिखाता था। गांव की रक्षा के लिए उन्होंने श्मशान में काम करने वाले यांसी से एनसी को युद्ध कला सिखाने का अनुरोध किया। उस रात यांसी वेश्यालय के मालिक के ठिकाने में घुस गया और सभी पहरेदारों को ढेर कर दिया। उसने उस क्रूर डाकू सरदार को ढूंढ निकाला जिसने पूरे इलाके में आतंक फैला रखा था और ग्रामीणों के भले के लिए उसे मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। गैंगस्टर बॉस की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पूरा गांव जश्न में डूब गया, मानो उसकी मौत ने उनका सारा डर मिटा दिया हो। यांसी ने एनसी को अपना शिष्य बनाने का फैसला किया। हालांकि वो नहीं जानता था कि एनसी वास्तव में कौन है। उसने सोचा कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी युद्ध कला की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किसी की जरूरत है। यांसी अपनी सबसे बेहतरीन तकनीकें और रहस्य उसे सौंपना चाहता था। उसका मानना था कि अगर एनसी इस शैली में महारत हासिल कर ले तो कोई भी योद्धा उसे हरा नहीं पाएगा। मासूमियत का नाटक करते हुए एनसी यांसी के हर कदम को बड़े ध्यान से देखता था। बाद में झील के किनारे यांसी ने एनसी के साथ अपनी गहरी निराशा साझा की कि वो दुनिया के मशहूर तलवारबाज शियोपोंग के साथ अंतिम युद्ध नहीं कर सका। एनसी हमेशा की तरह खामोश रहा और यांसी ने सोचा कि शायद वो उसकी बातों की गहराई को समझ रहा है। अपनी अंतिम घड़ियां करीब आते देख यांसी श्मशान लौट आया। इसी बीच एक अन्य स्थान पर एक वफादार खबरी ने छूटी को सूचना दी कि शियोपोंग अभी भी जीवित है। वो तुरंत मिया के घर पहुंची और मिया के सामने ही शियोपोंग को काबू में कर लिया। छूटी ने स्वीकार किया कि अजय नंबर 1 तलवारबाज कोई और नहीं बल्कि शियोपोंग ही है और वही उसका मंगेतर है। उसने समझाया कि शादी के दबाव से बचने के लिए शियोपोंग शादी के दिन ही घर छोड़कर भाग गया था। उस समय पारिवारिक तनाव से बचने के लिए शियोपोंग ने घर छोड़ा था। अनिच्छा के बावजूद वो छूटी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मिया असहाय होकर अपने प्यार को किसी दूसरी महिला के साथ जाते हुए देख रही थी। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। अगले दिन श्मशान में मौजूद यांसी के पास एक संदेशवाहक आया और उसने बताया कि शियोपोंग अभी भी जीवित है और एनसी के नाम से रह रहा है। ये सच जानते ही यांसी के भीतर का योद्धा जाग उठा। लेकिन तभी उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। जिस व्यक्ति को वो हराना चाहता था उसी को उसने अपने सारे गुप्त युद्ध कौशल सिखा दिए हैं। इसलिए अब शियोपोंग को हराना पूरी तरह असंभव था। दूसरी ओर कहीं और
छूटी शेओपोंग का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे महल में साथ बैठकर मार्शल आर्ट की दुनिया पर राज करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनके विचार बिल्कुल अलग थे। छूटी जहां सत्ता के लालच में अंधी थी, वहीं शेओपोंग सिर्फ शांति चाहता था। वो युद्ध कला की दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार था। शेओपोंग के मन बदलने की असली वजह ये थी कि सालों पहले उसके पिता ने उसे एक ऐसे योद्धा की हत्या करने पर मजबूर किया था जो केवल शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। उस घटना का उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। शेओपोंग ने कसम खाई थी कि वो कभी किसी की जान नहीं लेगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका और छूटी का रास्ता एक नहीं है। इसलिए शेओपोंग ने मिया के पास वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन छूटी और उसके लोग जल्द ही वहां पहुंच गए और उन पर हमला कर दिया। गांव में एक भयानक दंगा भड़क उठा। उस अराजकता के बीच मिया और उसके परिवार की रक्षा के लिए शेओपोंग लड़ाई में कूद पड़ा। युद्ध के बीच में छूटी के वफादार गार्ड याइंग ने शेओपोंग पर हमला कर दिया। शेओपोंग की आंखों की रोशनी अस्थायी रूप से चली गई और जब लगा कि स्थिति हाथ से निकल रही है, तभी अचानक यांसी वहां आ पहुंचा। यांसी ने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन अत्यधिक क्रोधित होकर उसने मिया और उसकी मां को एक कमरे में बंद करके जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। दूसरी ओर मिया वूसू को एक पेड़ से बांधकर बेरहमी से मार दिया गया। अगली सुबह जब शेओपोंग और यांसी गांव लौटे तो सब कुछ राख में बदल चुका था। उस मलबे के बीच उन्हें मिया की राख मिली। मिया की मां का शरीर बुरी तरह जल चुका था, लेकिन मिया चमत्कारिक रूप से जीवित थी। बिना किसी हिचकिचाहट के यांसी ने उसे वही विशेष गोली खिला दी जो उसे हफ्तों पहले एक वैद्य से मिली थी। उसे विश्वास था कि ये दवा मौत के मुहाने से भी किसी की जान बचा सकती है। इसके बाद यांसी का गुस्सा शेओपोंग पर फूटा। छूटी की क्रूरता के आगे असहाय खड़े रहने के लिए उसने उसे धिक्कारा। उसने उसे याद दिलाया कि उसका अतीत पहले से ही खून से सना हुआ है और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। शेओपोंग ने दुखी होकर कहा कि उसने किसी की जान न लेने की कसम खाई है, लेकिन यांसी ने उसके इस संकल्प को फिर से चुनौती दी। उसने तर्क दिया कि एक सच्चे योद्धा का लक्ष्य अन्याय को मिटाना और असहायों की रक्षा करना है, बिना किसी वजह के मौत बांटना नहीं। उसने ये भी बताया कि छूटी की सेना अब पूरे मार्शल आर्ट जगत पर कब्जा करने के लिए शेओपोंग के अपने घर सुप्रीम स्वॉर्ड स्कूल की ओर बढ़ रही है। यांसी ने खुलासा किया कि छूटी की योजना उनका पूरी तरह से सफाया करने की थी, जिसने शेओपोंग को हैरान कर दिया। इसी बीच छूटी और उसकी सेना ने जहरीले हथियारों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम स्वॉर्ड फोर्ट्रेस पर धावा बोल दिया और रोकने आए कई शिष्यों को धराशायी कर दिया। इस अफरातफरी के बीच यांसी और शेओपोंग आखिरकार वहां पहुंच गए। बिना एक शब्द कहे शेओपोंग युद्ध में कूद पड़ा और छूटी के सैनिकों को मारे बिना ही उन्हें असहाय कर दिया। शेओपोंग को देखकर याइंग, जो छूटी के पिछले व्यवहार से आहत था, ने शेओपोंग को जिम्मेदार ठहराया और उस पर घातक हमला कर दिया। लेकिन शेओपोंग ने आसानी से उसके हमलों को रोक दिया। टूटे हुए दिल और गुस्से से भरी छूटी भी शेओपोंग के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गई। उस अफरातफरी में जब याइंग छूटी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था तो छूटी की तलवार गलती से याइंग के सीने में जा घुसी। मौत से जूझते हुए याइंग ने छूटी के सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने एक बार के लिए छूटी से शादी करने की भीख मांगी, लेकिन छूटी के दिल में सिर्फ शेओपोंग था, इसलिए उसने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। जैसे ही वो शेओपोंग की ओर बढ़ी, मरणासन याइंग ने उठकर छूटी की पीठ में तलवार घोंप दी। याइंग इतना हताश था कि अगर वो उसे नहीं पा सकता तो कोई और भी उसे न पाए। घायल होकर जब वो मरने की कगार पर थी तो बार बार ठुकराई गई छूटी ने शेओपोंग से माफी मांगी और उससे शादी करने की विनती की। शेओपोंग ने केवल दुखी नजरों से उसकी ओर देखा। जैसा कि तय था, छूटी ने शेओपोंग को मारने के लिए अपना अंतिम हमला किया, लेकिन शेओपोंग ने कुशलता से उसे टाल दिया। आखिरकार अपने प्यारे इंसान की बाहों में छूटी ने अपनी अंतिम सांस ली। शेओपोंग और यांसी की जीत हुई। कुछ दिनों बाद जब स्थिति शांत हुई तो वे दोनों महान तलवारबाज फिर मिले। यांसी, जो पहले ही शेओपोंग को अपनी सभी बेहतरीन तकनीकें सिखा चुका था, जानता था कि वो हार सकता है, फिर भी उसने सम्मानपूर्वक चुनौती स्वीकार की और शेओपोंग से मुकाबला करने को कहा। यांसी एक सच्चे योद्धा के नियमों का पालन करता था। एक सच्चा योद्धा बीमारी से बिस्तर पर मरने के बजाय युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरना पसंद करता है। हार में भी सम्मान पाना एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा गौरव है। यांसी यही चाहता था। शेओपोंग ने उसकी चुनौती स्वीकार की और उनके बीच एक भीषण तलवारबाजी हुई। उस तीव्र युद्ध के बाद शेओपोंग की तलवार से यांसी की इच्छा पूरी हुई और उसे एक योद्धा की सम्मानजनक मृत्यु मिली। यांसी का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने के बाद शेओपोंग ने शांति बनाए रखने के लिए मिया के साथ एक घुमंतू योद्धा के रूप में नई यात्रा शुरू की। एक्शन से भरपूर ये कहानी यहीं समाप्त होती है।